नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपने जो कल टेस्ट दिया 27 तारीख को फोर्थ ग्रेड का जो पहला टेस्ट हमने करवाया था, उसी टेस्ट से संबंधित वीडियो लेकर हम आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम उस टेस्ट के जितने भी प्रश्न गणित के थे, टोटल 15 प्रश्न और 5 प्रश्न विज्ञान के जो थे, उनका हम डिटेल सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आपने ये चीज जरूर अनुभव की होगी कि सर हमने मैथमेटिक्स पूरा पढ़ा तो है, हमने पढ़ लिया, जब रजिस्टर को देखते हैं तो हमें सब आता है, लेकिन एग्जामिनेशन या टेस्ट के अंदर जब हम मैथ के प्रश्न करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत एक आती है कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें, है ना? सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? अगर आपको ये समझ में आ जाए कि प्रश्न को शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, तो आप प्रश्न का उत्तर ला देंगे। लेकिन दिक्कत वहीं आ जाती है। अब इस दिक्कत का समाधान क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। आप जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए, प्रश्न को समझते ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न से संबंधित कॉन्सेप्ट कौन-सा है, हमने इसके लिए क्या पढ़ा था। अब इन सभी बातों के बारे में हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखो 15 प्रश्न थे गणित के, उसमें जो पहला प्रश्न था आपके पास प्रश्न संख्या 109 के रूप में आपने निश्चित रूप से देखा होगा। देखो मैं प्रश्न पढ़ता हूं और फिर मेरी तरह आप सोचने की कोशिश करना। जैसे ही आपके सामने गणित का प्रश्न आएगा, आपको किस तरह से अपना दिमाग चलाना है। देखो प्रश्न क्या है, तो देखो दो संख्याओं के महत्तम एवं लघुत्तम क्रमशः 12 और कितना है 600 है। इसी तरह से आप है ना क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, मार्क कर लो संख्याओं को, ताकि आपके दिमाग में संख्याएं बनी रहे। फिर क्या है, यदि पहली संख्या 24 हो तो, अब देखो बहुत से बच्चे यहाँ तक पढ़ते हैं क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल उन्होंने कर रखे हैं, और वो क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरी संख्या निकालने लग जाएंगे और दूसरी संख्या निकालकर आप ऑप्शन देखने लग जाएंगे, और आपको या तो गलत उत्तर मिलेगा या आपको उत्तर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न तो उन्होंने कर रखा है। लेकिन प्रश्न को क्या थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। प्रश्न में क्या पूछा कि दोनों संख्याओं का औसत बताओ। लो भाई, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी आपको निकालनी है। आज तक आपने ऐसे ही सवाल किए, दूसरी संख्या निकालनी है। लेकिन प्रश्न में जो दूसरी संख्या निकाली उसका भी क्या निकाल दिया भाई, औसत निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर आप प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न को आपने समझ लिया। अब समझते ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे देते हैं तो दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो यहाँ कर देंगे हम 12 गुणा 600 बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या दे रखी है आपको कितनी 24, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या करेंगे एक्स करते हैं। फिर क्या करेंगे आप 24 को इधर लाएंगे, बटे में लाएंगे, गुणा भाग करेंगे, जो भी करेंगे हल करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको यहीं पर जितनी कैलकुलेशन करनी है कम से कम करें। 12 से मैं इसको 2 बार काट देता हूँ, 2 से इसको मैं 300 बार काट देता हूँ। एक्स का मान मुझे क्या मिल गया, 300 मिल गया। यानी दूसरी संख्या मेरे पास क्या आ गई, 300 आ गई। फिर मुझे क्या करना है, पहली और दूसरी संख्या का क्या निकालना है भाई, औसत निकालना है। औसत के लिए कर दूंगा मैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दूंगा। क्या कर दूंगा, अब इनको जोड़कर 2 का भाग मैं नहीं देने वाला, मैं यहाँ से सीधा हल करूंगा। ये कितनी बार कटेगा, 12 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 150 बार, और इन दोनों का योग कितना आ जाएगा भाई, 162, और ये वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 110। आपने अच्छे से देख लिया होगा वहां पर 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है ना। इस तरह से मार्किंग करेंगे। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है, 12 संख्याओं का औसत 14 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। तो 13वीं संख्या आपको ज्ञात करनी है ना। प्रश्न में क्या पूछा है भाई, कितनी संख्याएं टोटल, 25 संख्याएं, इधर वाली 12 अलग है, इधर वाली 12 अलग है, जो 13वीं संख्या बच रही है वो आपको ज्ञात करनी है। इस तरह के प्रश्नों में क्या करेंगे भाई, इधर की संख्याओं का योग निकालेंगे, इधर की संख्याओं का भी योग निकालेंगे, और फिर टोटल का क्या कर लेंगे, टोटल में से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो आपके 13वीं संख्या बच जाएगी। तो देखो 25 संख्याओं का अगर हम योग निकालें तो कितना हो जाएगा, 25 गुणे 18 हो जाएगा। कैसे, आपने सूत्र पढ़ा होगा, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब योग पूछा है तो क्या कर देंगे हम,
क्या कर देंगे भाई, संख्या जितनी है उनको औसत से गुणा करेंगे तो उन सभी संख्याओं का क्या मिल जाएगा, हमें योग मिल जाएगा। और इसका योग टोटल 25 संख्याओं का योग कितना हो जाता है आपका, 25 गुणे 18 मतलब 25 अट्ठे 200 हासिल के 20 और 25 और 20 कितने हो गए, 45 हो गए। यानी 25 संख्याओं का योग कितना हो गया, 450 हो गया। अब पहली 12 संख्याओं का योग हो जाएगा 12 गुणा 14, ठीक है। और अंतिम 12 संख्याओं का योग हो जाएगा 12 गुणा 17, क्यों, क्योंकि इनका औसत कितना है, 17 है। बताओ इनको गुणा करो, 14 दूना कितना हो गया, 28 हो गया, हासिल के 2 14 और 2 कितने हो गए, 16 हो गए। 14 दूना 28 के 8, हासिल के 2 14 और 2 कितने हो गए, 16 हो गए। इसको गुणा करेंगे, 17 दूना कितने हो गए, 34, हासिल के 3 17 और 3 कितने हो गए, 20 हो गए। इनको जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2, हासिल का 1 कितना हो गया, 6 1 7 और 372 हो गया। यानी कि 12 और 12 24 संख्याएं, उनका योग कितना हो गया आपके पास, 372। और 25 संख्याओं का योग कितना हो गया भाई, 450। तो एक संख्या बची, वो कौन से नंबर की संख्या है आपकी, 13वीं संख्या, जिसको हम इसमें से इसको घटा देंगे। देखो 450 में से मैंने घटाया कितना, 372, घटा देंगे तो बताओ 10 में से 2 जाएगा तो 8, या कितने रह गए 4, 14 में 7 जाएंगे 7, ये 3 में से 3 कितना आ गया आपका 78। और ये वाला आंसर आपका एकदम सही था। बिल्कुल इसी तरह से इसी स्पीड से आपको सवाल करने हैं। आगे देखो, अगला जो प्रश्न था, ये वाला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। प्रतिशत के अंदर अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये प्रश्न दिया गया है ना। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो बहुत आसानी से कर देता है, लेकिन इसको हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करने वाले हैं। देखो कितनी आसानी से हम इसको हल करेंगे। देखो जैसा प्रश्न में कहा वैसा वैसा आप करते जाएंगे। मैंने कर दिया x का मतलब गुणा 90% मतलब 90/100 कर दिया, बराबर y का मतलब क्या है, गुणा, और 30% का मतलब क्या हो गया, 30/100 हो गया। जितना संभव हल हो हम यही करेंगे। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से 90 कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 बार। यानी इधर तो केवल बचा y और इधर क्या बचा भाई, 3x। यानी y का मान आ गया आपके 3x आ गया। ये तो आपका एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कहता है कि y बराबर क्या है, x का p प्रतिशत है, इसका मतलब हो गया x गुणा p/100 हो गया। और y का मान हम यहां से रख देंगे कितना, 3x हो गया। इसका मतलब x से x कट गया, ये 100 वाला भाग में इधर आएगा तो p का मान कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं, एक और दो स्टेप में। मैं तो यहाँ फिर भी 3-4 स्टेप बता रहा हूँ। अगर जिसकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी, केवल 2 स्टेप में ये प्रश्न हल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा कितना, 300 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका था टेस्ट के अंदर, वो था प्रश्न संख्या 112। देखना है ना, ये प्रश्न है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। प्रश्न को समझो, दो संख्याएं दे रखी है आपको, कितनी, मान लिया मैंने जो फर्स्ट संख्या है, एक है सेकंड संख्या और एक है थर्ड संख्या, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% अलग है। मैंने मान ल दिमाग में मान लिया मैंने, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। ये मान लो 100 है, ये इससे 20% अधिक है, तो ये कितनी हो गई, 120 होगी कि नहीं होगी। ये 50% ज्यादा है, इसके से 50% ज्यादा है, तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। पूछा क्या, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 120 पहली संख्या, तीसरी संख्या कितनी है, 100 का प्रतिशत मतलब गुणे 100, 2 जीरो 100 से 100 कट जाएगा, कितना परसेंट आ गया भाई, 120% आ गया। और ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जस्ट इन वन स्टेप आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक, फिर देखो जो नेक्स्ट प्रश्न था, ये बहुत क्रिटिकल टाइप का प्रश्न होता है। अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो इसको हल करने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लग जाता है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना ही पड़ेगा। देखो प्रश्न क्या है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इसमें हम जब ऑफलाइन क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर y वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो तो लाभ या हानि क्या लिखते हैं, x माइनस वाई बटे प्रतिशत लिख देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान हो गया 20 और y का मान हो गया 15, तो हम लिख देंगे भाई 20 माइनस 15 बटे कितना हो गया, y कितना है 15 है।
और गुणे में प्रतिशत निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। बताओ ये कितना हो गया, 5 बचा ऊपर से, कितना बच गया, 5 बच गया। और 5 15 से कटेगा तो कितनी बार, 3 बार, यानी 1/3 बटे गुणे 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 3 का भाग लगेगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। और ये क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। क्या होगा भाई, लाभ होगा। आप वैसे विचार कर सकते हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 रुपए है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फिर ये लाभ की स्थिति है आपकी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 114, बट्टे वाला प्रश्न है, प्रतिशत के अंदर ही, लाभ हानि के अंदर भी ये आ जाता है। तो देखो इसमें बट्टा कैसे निकालेंगे, दो तरीके से हल कर सकते हैं अपन इसको। कैसे, कि आप 100 रुपए मूल्य मान के घटाते चलो, अंतिम मूल्य आ जाएगा, प्रारंभिक में से घटा देंगे तो टोटल बट्टा आ जाएगा। या फिर इनका एक साथ पहले निकाल लो, 100 में से घटा दो, तब भी आपका क्या आ जाएगा, टोटल बट्टा आ जाएगा। देखो इसको मैं वन स्टेप करने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए है, उस पर 10% की छूट मिल गई, उसका मूल्य कितना बचा, 90%, मतलब मूल्य कितना बच गया, 90/100 बच गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बट्टा आ गया कितना आया, 20%, यानी 20% की उसको वापस से छूट मिलेगी, तो उसका मूल्य कितना रह जाएगा, 80% रह जाएगा, यानी अब मूल्य हो गया इसका 80/100 हो गया। वापस से जो तीसरी छूट आती है वो कितनी आती है, 40% की आती है, यानी 40% की छूट, तो फिर मूल्य कितना रह गया, इस बार 60% रह गया, यानी 60/100 हो गया। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो, अब बताओ कितना हो गया, 8 नाम 72 गुणे 60/100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगी, इसको हल करें, देखो ये हो गया 6 दुआ 12 के 2, हासिल का 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, और एक जीरो इधर है, तो कितना बच गया, उसका मूल्य वर्तमान में, उसका मूल्य किस वस्तु का, जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपए था, उस वस्तु का मूल्य कितना बचा भाई, 43.2 बच गया। इसका मतलब छूट कितनी हो गई, 100 माइनस 43.2, और ये कितना हो जाएगा भाई, 56.8। कितनी छूट हो गई, 56.8, और ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 115। देखो ये किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों एवं 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज में 42 रुपए का अंतर है, तो वह राशि आपको ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, मान लेंगे वह राशि कितनी है, एक्स है, 4 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर उसमें से 3 साल का ब्याज घटा देंगे, तो कितना आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन मैंने x माना, इंटू दर कितनी है भाई 5%, और समय पहले ले लिया मैंने 4 वर्ष, और बटे कितना हो गया 100। इसी प्रकार 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो मूलधन इंटू ये दर हो गई, और ये समय हो गया बटा 100 हो गया, और इन दोनों ब्याज का अंतर कितना है, 42 है। ठीक है, देखो ये 100 उधर जाएगा, तो ये तो हो गया 5 चौके 20 एक्स हो गया, ये कितना हो गया 5 तिया 15 एक्स हो गया, और ये 100 उधर जाकर कितना हो गया 4200 हो गया। बताओ कितने एक्स बचे, 5 एक्स बचे, 5 का भी उधर भाग लग जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4200/5 हो गया, है ना। अब ये 5 है, देखो इसको ऐसे देखा करो, इस तरह से देखा करो, ये 42 गुना 100 है, कितना है भाई 42 गुना 100 है, तो ये 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, यानी 42 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो 4 और 8, और आपका आंसर आ जाएगा कितना 840। ऑप्शन नंबर 4 कितना था आपका सही था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखो कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है ना। अगर ऐसे प्रश्नों में आप अगर आप लॉजिक ना लगा पाए तो प्रश्न में गलतियां कर देंगे। देखो मैं बिल्कुल आसान भाषा में अगर इसकी बात करूं तो कोई धन देखो 20 वर्षों में 3 गुना हो रहा है। मान लो 1 रुपया का कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, 1 रुपये मान के चले, 1 रुपया का 20 साल में कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया आपका 2 रुपया हो गया, क्योंकि 1 रुपया तो क्या है मूलधन है, और मिश्र धन में तो मूलधन शामिल होता है, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया 2 रुपया हो गया। अब कुछ भी नहीं है, ये हो गया मूलधन, और दर आपको ज्ञात करनी है, समय 20 वर्ष दे रखा है, बटे 100 कर दो, और ब्याज बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 100 सिंपल, 0 से 0, 2 से 2, ये 10 उधर जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। वन स्टेप आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। नेक्स्ट प्रश्न था आपका कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से
एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो यह 16 गुना कितने वर्षों में हो? देखो, इस प्रकार के प्रश्न अगर हम कॉन्सेप्ट से या सूत्र की सहायता से हल करने लगेंगे, तो हमें बहुत स्टेप लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या देखो 16 गुना हमें धन करना है, 4 गुना दे रखा है, मतलब 4 बार हमें सवाल को हल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, देखो यह धन कितने 4 वर्षों में 1 से 2 गुना हो गया, फिर फिर दुगना होगा अगली बार तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर दुगना होगा तो 8 हो जाएगा और फिर दुगना होगा तो कितना हो जाएगा ये 16 गुना हो जाएगा। और प्रत्येक बार दुगना होने में कितना समय लगता है 4 साल का समय लगता है। कितने साल का समय लगता है 4 साल का समय लगता है। देखो 1 से 2 हो गया मतलब दुगना हुआ तो 4 साल लगा, फिर 4 2 गुने से 4 गुना हुआ तो फिर 4 साल लगेगा, फिर 4 गुने से 8 गुना हुआ तो फिर 4 साल लगेगा और फिर 8 गुने से जब 16 गुना होगा तो वापस से उसको 4 साल लगेंगे, यानी 4, 8, 12 और 16, 16 गुना होने में उसको 16 वर्ष का समय लग जाएगा। इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो इससे बेस्ट तरीका कोई है ही नहीं इसको हल करने का। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, इस प्रश्न को लिख लेना अगर आपने नहीं किया हो। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में आपको करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। ये साझा का सवाल है दोस्तों। किसका है? साझा का सवाल है। आपने देख लिया होगा सबका अलग-अलग अनुपात निकालते हैं और जिसके बारे में पूछा है उसका अनुपात ऊपर और बटे कुल अनुपात और कुल राशि जिसको बांटनी है उससे हम गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर सचिन, अनिल और अंकुर इन तीनों ने इतनी इतनी राशि लगाई है, तो हम इनका क्या करेंगे सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। तो इसका है 264 डबल जीरो, इसका है 276 डबल जीरो और इसका है 288 डबल जीरो, यानी 2 जीरो सबकी कट जाएगी तो इसका अनुपात हो गया 264 अनुपात 276 अनुपात 288 है ना, ये हो गया 288 हो गया। अब इन सब के अनुपातों का हम क्या कर देंगे भाई योग कर देंगे। क्या कर देंगे? इन सब के अनुपातों का क्या कर देंगे हम योग कर देंगे और इन सब के अनुपातों का योग हो जाता है आपका इस यहाँ पर देखो इसका अनुपातों का योग हो जाएगा 828। कितना हो जाएगा 828। इन सबके अनुपातों का योग हो जाएगा। किसका पूछा? अंकुर का। अंकुर का मतलब 288 इसका अनुपात है और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने का है 69,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन है। कितने का है 69,000 रुपए का। इसको हल करेंगे अंकुर का हिस्सा आपको मिल जाएगा। क्या किया है मैंने जिसका निकाला उसका अनुपात बटे कुल अनुपात। देखो अंकुर की बात कर रहे हैं, अंकुर का अनुपात कितना आ गया 288 और बटे कुल अनुपात मतलब तीनों के अनुपातों का क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे तो देखो ये 69 से कितनी बार कट जाएगा 1000 बार और ये 69 से कट जाएगा आपका कितनी बार 12 बार कट जाएगा। फिर 12 से इसको काटेंगे 12 दूना 24 और ये कितनी बार कट जाएगा 24 बार। कितनी बार कट जाएगा 24 बार और 24 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24,000 रुपए आ जाएगा। किसका हिस्सा? अंकुर का हिस्सा। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या था एकदम करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए आसान है, जिसको अगर प्रैक्टिस नहीं है ऐसे सवालों की तो वे उलझ जाएंगे और शायद उनसे हल भी नहीं हो पाएगा। ऐसा आपसे बहुत से बच्चों के साथ हुआ भी होगा। देखो इसमें क्या रहता है कि 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। देखो 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 20 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? यहाँ पर भाग मत लगा देना है ना, भाग लगाते ही यहाँ 5 आ जाएगा। क्या 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी किसी दिन को 5 दिन में कर देगा क्या उस काम को? संभव ही नहीं है। एक आदमी कितने दिन में करेगा 80 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा 80 दिन में करेगा। तो फिर एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा भाई 1/80 भाग काम करेगा। कितना करेगा? पूरे काम का 1/80 भाग। अब कितने आदमी के लिए पूछा उसने 10 आदमी के लिए। जब एक आदमी किसी काम का एक दिन में 1/80 भाग करता है तो 10 आदमी उस काम के कितने भाग को कर देंगे 10/80 भाग को कर देंगे, यानी 1/8 भाग को एक दिन में वो सल्टा देंगे। 10 आदमी मिलकर पूरे काम के 1/8 भाग को एक दिन में खत्म कर देंगे, यानी टोटल काम पूरा करने के लिए क्या करेंगे वो इसका उल्टा मतलब कुल
8 दिन में उस पूरे काम को 10 आदमी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा कितना, 8। एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था, प्रश्न संख्या 120, एक आदमी एक आदमी की यात्रा 30 मील प्रति घंटे एवं अन्य आदि यात्रा, देखो ये इस प्रकार का प्रश्न है। इस प्रकार का समय, चाल और दूरी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यात्रा में आधी दूरी v1 वेग से और आधी दूरी v2 वेग से करता है, तो उसका जो औसत एवरेज वेग होता है वो क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से निकाल देते हैं हम। ये औसत एवरेज का सूत्र होता है। ऐसा ट्रिक में या कॉन्सेप्ट में आपको सर ने पढ़ाया होगा। तो देखो यहाँ पर एक वेग तो है उसका 30 मील और एक वेग कितना है, 60 मील। आधी दूरी 30 मील से चलता है, आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे की चाल से वो चलता है, तो उसका औसत एवरेज वेग कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 2 इंटू 30 गुणा 60 बटे, ये हो गया 60 प्लस 30, यानी हो गया ये 2 इंटू 30 गुणे 60 बटे, ये हो गया 90, और 90 से कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 से कट गया कितनी बार, 20 बार, यानी उसका औसत एवरेज वेग कितना आ गया भाई, 40 मील प्रति घंटे आ गया। यानी वो आदमी 1 घंटे में कितना चलेगा, 40 मील चलेगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है, वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, जबकि उसकी दूरी कितनी है भाई, 20 मील है। 1 घंटे में 40 मील चल रहा है, तो 20 मील कितने में चलेगा, आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट में वह यह दूरी पार कर लेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न, ये ऐसे जो प्रश्न आते हैं आंकड़ों के विश्लेषण नामक टॉपिक से आते हैं, और ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान, अगर आपको ग्राफ पढ़ना या डायग्राम पढ़ना आता है तो बिना पेन उठाए आप इन प्रश्नों को हल कर देंगे। देखो प्रश्न में क्या पूछा, दिए गए दंड आरेख का उपयोग कीजिए और गाय के बाद सबसे पालतू जानवर, सबसे लोकप्रिय जानवर कौन सा है, गाय के बाद सबसे लोकप्रिय कौन है। तो देखो इधर आपको है ना लोकप्रियता दे रखी है, और इधर आपको क्या दे रखे हैं, जानवरों के नाम दे रखे हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय जा रही है गाय, और उसके बाद सबसे ज्यादा हाइट पर जिसका स्तंभ जा रहा है वो है कुत्ता, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी बहुत आसान प्रश्न है। देखो यहाँ दे रखा है कि दी गए पाई चार्ट में, देखो ये आरएस में आया हुआ प्रश्न है ना, और बहुत आसान प्रश्न है। ऐसा नहीं कि बड़े एग्जाम में प्रश्न आया तो बहुत कठिन होगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसको कैसे हल करेंगे अपन, देखो कि दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न खाद्य फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्र को के वितरण को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कुल क्षेत्रफल 50% से अधिक विकल्प का चयन करना है। तो आपको ऐसे विकल्प का चयन करना है जिनमें क्या हो रहा है, 50% से ज्यादा क्या हो रहा है, क्षेत्रफल को कवर कर रहा है। देखो यहाँ जो क्षेत्रफल दे रखा है वो किसमें दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। किसमें दे रहा है, डिग्री में दे रखा है। और आपको अच्छे से पता होगा कि एक वृत्त के केंद्र पर कंप्लीट 360 डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं, और इसका 50% कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इनमें से आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके कोणों का योग कितना हो जाए भाई, 180 डिग्री हो जाए। तो देखो गेहूं के लिए बात करें हम 72, फिर देखो जौ के लिए बात करें कितना है 26, और फिर ज्वार के लिए बात करें तो कितना है 27। क्या इन दोनों का योग 180 डिग्री प्लस हो रहा है क्या, 6 और 7 कितने हो जाते हैं 13, 13 और 2 कितने हो जाते हैं 15, 1 7 7 4 11 और 1 कितने हो जाते हैं 12। ये तो 125 डिग्री पर ही रह गया। ऑप्शन ए क्या हो गया, खत्म। ऑप्शन 2 की बात करें, चावल, चावल के लिए बताओ कितना है, 82 डिग्री है। उसके बाद गेहूं के लिए बताओ 72 डिग्री है। फिर उसके बाद ज्वार के लिए बताओ भाई, ज्वार के लिए कितना है 27 डिग्री है। जोड़कर देखो 7 4 11 हासिल का 1 8 और 10 7 17 और 1 18, ये 180 डिग्री के पार हो गया। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये टोटल क्षेत्रफल के 50% से ज्यादा को कवर करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, और ये गणित का अंतिम प्रश्न था आपके, है ना, अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि अंदर वाले अनुपातों का गुणा बराबर बाहर वाले अनुपातों का गुणा होता है। तो देखो यहाँ अंदर वाले अनुपात हो गए 216 गुणा 980 बराबर, ये गुणा हो जाएगा 336 गुणा x से हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे हम, हल कर देंगे। तो देखो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे,
इसको काट देता हूं, देखो मैं 12 से काटता हूं तो ये 12 से कट जाएगा कितनी बार, 12 एकम 12, कितनी बार 12 एकम 12, कितना बच गया, कितना बच गया 8 और 1 9 बच गया, चिन्ह में हो गया, और 12 अट्ठे चिन्ह में हो गया, और ये भी 12 से कट रहा है, 12 दूना 24, कितना हो गया 12 दूना 24, और कितना बच गया ये 9 बच गया, और ये भी चिन्ह में हो गया, ये भी 12 अट्ठे चिन्ह में हो गया। अब देखो मैं इसको काट देता हूँ, 14 से 2 बार, 14 से 7 बार, 14 सत्ते 98 हो गया। अब ये वापस से 2 से कितनी बार कट रहा है, 9 बार कट रहा है, और ये 9 सत्ते 63 हो गया, और 1 0, यानी x का मान कितना आ गया 630 आ गया, और x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 630। ये आपके गणित का आखिरी प्रश्न था। अब बचे आपके साइंस के 5 प्रश्न, जो बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न थे, है ना। देखो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इससे मोमबत्ती से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं भाई, एक मोमबत्ती का जलना और एक मोमबत्ती का कौन सा पिघलना। तो पिघलने वाले आपने दोनों परिवर्तन पढ़े होंगे, भौतिक और रासायनिक। ना भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल पदार्थ की क्या बदलती है, भौतिक स्थिति बदलती है, उसकी संरचना नहीं बदलती। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा, पदार्थ की रासायनिक संरचना भी बदल जाती है। तो देखो मोमबत्ती के जब जलती है तो जलने के साथ साथ मोमबत्ती पिघलती भी है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन तो होना ही होना है। लेकिन पिघलने के साथ साथ मोमबत्ती जल भी जाती है तो उसके अंदर का धागा वगैरह और उसका रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसलिए वहां पर रासायनिक परिवर्तन भी होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो यह हमारे रक्त के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर लोहे नामक धातु पाई जाती है, जिसकी अवस्था +2 में होती है, यानी आयरन धातु इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साइंस का, प्रश्न संख्या 3, तरणताल। तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। देखो तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। अगर आपने प्रकाश का चैप्टर पढ़ा हो, उसमें अपवर्तन और परावर्तन के बारे में पढ़ा हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पानी से भरे कटोरे में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। इसीलिए इसका पेंदा भी अपवर्तन के कारण क्या उथला दिखाई देता है। जितनी गहराई उसकी होती है वास्तव में उतनी गहराई हमें दिखाई नहीं देती, उससे कम दिखाई देती है। देखो फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से अनुवांशिकीय इकाई। अनुवांशिकीय इकाई का मतलब होता है जेनेटिक जो गुण होते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। जैसे किसी बच्चे की शकल अपने माता-पिता के जैसी होना, उसका रंग रूप उसके जैसे होना, उसका स्वभाव उसके जैसे होना, ये सभी गुण अपने माता-पिता से एक आने वाली संतति में पहुंचते हैं। वो किसके कारण पहुंचते हैं भाई, जीनों के माध्यम से पहुंचते हैं, इसलिए इसको अनुवांशिकीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका पीत ज्वर, येलो फीवर, है ना। येलो फीवर ये एक रोग है, और यह रोग वायरस के कारण होता है, इसीलिए इसको विषाणु जनित रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने गणित के 15 और साइंस के 5 प्रश्न हल किए, और बहुत ही शानदार तरीके से हल किए। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक गणित विषय में ज्यादा कठिन लग रहा है, ताकि हम उसको और आसान तरीके से आपके सामने ला सकें और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। चाहे वो गणित विषय हो, चाहे वह विज्ञान का विषय हो, चाहे वह अंग्रेजी का विषय हो, तीनों सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक या जो भी कमियां आपकी हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस चीज को बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके में आपके पास लाएं। क्योंकि चंद दिनों का समय आपके पास है, और हम ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर सकें, इसलिए आप हमें सुझाव करें कमेंट के माध्यम से, और एग्जाम बोर्ड के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।